नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रैपिड रिवीजन में एक बार फिर से। और अब हम बात करेंगे जो कॉमन योनि के कैंसर हैं महिलाओं के। देखिए, जब हम ट्यूमर्स की बात करते हैं, ट्यूमर्स ऑफ वुमेन, वो फिर सर से लेकर पांव तक सारे ट्यूमर्स की बात होती है और बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों की बात होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ वुमेन, तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ वुमेन इज एक्चुअली फाइब्रॉइड्स यूट्रस। फाइब्रॉइड्स आपको मालूम है हर 100 में से 30 महिलाओं को होता है 50 साल से पहली उम्र में, और अगर 50 साल के बाद देखा जाए तो 80% औरतों को छोटे या बड़े फाइब्रॉइड होते हैं। तो फाइब्रॉइड इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ट्यूमर हेड टू टो। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ वुमेन, तो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ वुमेन इज सीए ब्रेस्ट एंड मोस्ट कॉमन जेनाइटल मैलिग्नेंसी इज सीए सर्विक्स। या फिर अगर आपको बोला जाए कि most common malignancy of women is CA breast and second most common malignancy of women is CA cervix. In genital cancer, most common malignancy is CA cervix. CA endometrium, CA vulva, CA ovary भी होता है भारतीय महिलाओं को, पर सबसे कॉमन CA cervix है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं CA cervix को स्पेशली। CA cervix याद रखिए वो कॉमन कैंसर है जिसकी वजह से हमारी ओपीडी में बहुत सारी औरतें तकलीफ लेके आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि CA cervix एक अंदरूनी कैंसर है, तो बहुत आगे की स्टेज में ये महिला हमारे पास आती है। मैं अभी आपको बता सकता हूं कि CA cervix जब हमारे पास ओपीडी में आता है, ज्यादातर महिलाएं स्टेज 3B में आती हैं, जब कैंसर हड्डियों को जाके छूने लगता है और हड्डियों का दर्द उस औरत को हमारे पास लेके आता है, नहीं तो वो अपने सारे सिम्टम्स इग्नोर करके घर पे बैठी रहती हैं। तो चलिए CA cervix की बात शुरू करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 99% कॉज है CA cervix का। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शरीर में आता कैसे है, आपको ये बहुत सरल है समझाना कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शरीर में संभोग के बाद ही घुसता है। तो संभोग की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शरीर में घुसेगा, और अगर उस पुरुष के पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, क्योंकि उसके शायद मल्टीपल पार्टनर्स होंगे और उसका सेक्सुअल बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से HPV उसके शरीर पे है, और वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसकी वजह से CA cervix होता है। तो एक बहुत सरल तरीका याद रखने का, CA cervix इज ऑल अबाउट sex. It is all because of sex. Early sex, sex with partners who are having sexually transmitted diseases, sex with partners who are having multiple partners, commercial sexual workers, पार्टनर्स को या इस पेशेंट को HIV की प्रॉब्लम हो या दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, इन सब कारणों की वजह से CA cervix होता है। तो CA cervix इज ऑल अबाउट सेक्स। अगर ये याद रखेंगे तो आपको CA cervix समझने में आसानी होगी। एक बात और भी है कि भाई कई बार एक डेडिकेटेड हस्बैंड वाइफ हो और वो एक दूसरे के साथ ही केवल संभोग करते हैं, तो उनको भी अनफॉर्चुनेटली CA cervix हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शरीर के ऊपर होता है। तो शरीर से वो जब शरीर के अंदर चला जाता है, योनि के अंदर चला जाता है इंटरकोर्स के बाद, तो मोनोगैमस रिलेशन में भी रेयरली CA cervix हो सकता है, बट ज्यादातर CA cervix ये सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब आप लोग को पता है, लिख लीजिएगा अगर आपको नोट्स बनाने हैं। वैसे आपको नोट्स हमने प्रिंटेड भी दिए हुए हैं। चलिए, अब ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके वायरल प्रोटीन्स होते हैं E6 और E7। अब ये E6 और E7 जो प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अपना विरुलेंस करता है। अब ये E6 और E7 क्या करते हैं, ये P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है और RB भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए P53 और RB जीन होते हैं, पर इन P53 और RB को इनहिबिट करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का E6 और E7 प्रोटीन। सो E6 इनहिबिट्स P53 एंड E7 इनहिबिट्स द RB ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसकी वजह से ये अनइनहिबिटेड ग्रोथ होती है, और इस वजह से ये ग्रोथ की प्रोलिफरेशन की वजह से CA cervix प्रेजेंट करता है। तो चलिए CA cervix के बारे में पढ़ते हैं, पर पहले पढ़ लेते हैं वैक्सीन के बारे में। ये जो वैक्सीन है CA cervix को प्रिवेंशन करने के लिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा वैक्सीन है गार्डासिल 9, पर ये केवल 9 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट काम करता है, जो मैंने यहां पे लिखे हैं 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58। इसको रटना अनिवार्य है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 4 कॉम्बिनेशन दे देते हैं, 9 टाइप के लिख देते हैं उसमें कुछ भी, पर आपको ये 9 याद रखने हैं। और ये भी याद रखिए कि 6 और 11 वल्वल वॉर्ड्स करते हैं, बाकी सारे हाई रिस्क वैरायटी हैं। हाई रिस्क वैरायटी से आप लोगों को मेरे को याद दिलाना जरूरी है कि CA cervix HPV से होता है, और HPV के कम से कम 50 सीरोटाइप हैं, जिसकी वजह से CA cervix होता है। उसमें से 15 हाई रिस्क वैरायटी हैं, 15 में से केवल 9 के अगेंस्ट काम करता है ये गार्डासिल 9। तो कहने का मतलब है कि गार्डासिल 9 दीजिए, इट इज समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ तो बेनिफिट होगा, बट
पूरा बेनिफिट नहीं होने वाला है। शर्तिया सीएस सर्विक्स का प्रिवेंशन नहीं होने वाला है अगर आप गार्डासिल 9 देंगे। तो याद रखिए, गार्डासिल 9 दीजिए, सीएस सर्विक्स के अगेंस्ट प्रिवेंशन की कोशिश कीजिए, बट स्क्रीनिंग को जारी रखिए। इस स्त्री की स्क्रीनिंग नहीं बंद होती है। अगर आप किसी स्त्री की जो सेक्सुअल एक्टिव है उसको आप पैप स्मीयर करते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सीएस सर्विक्स, पर ये जो महिला है जिसको आपने गार्डासिल 9 दिया है, इसकी भी स्क्रीनिंग उसी प्रकार से कंटिन्यूस रहेगी। ये कुछ प्रिवेंशन देता है, इसलिए ये दिया जाता है। तो इसका जो शेड्यूल है गार्डासिल 9 का, इट इज गिवन टू ऑल सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, बट इट इज गिवन ऑल्सो टू यंगर गर्ल्स, जो 9-10 साल की लड़कियां हैं तभी से दे देते हैं, ताकि जब इनका सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो उससे पहले ही थोड़ा सा प्रिवेंशन हो जाए। सो इट्स गिवन टू 9 to 45 years ऑल विमेन प्लस ऑल मैन। ये तो बात आपको पता ही नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं कि भाई आदमी ही तो एचपीवी औरत को देता है, तो आदमियों को भी ये वैक्सीन देना जरूरी है। पर वो बात फिर कभी करेंगे, कम से कम औरतों को तो दीजिए जिनको सीएस सर्विक्स होता है। तो ऑल वुमेन 9 to 45 years आर गिवन दिस वैक्सीन। इसका शेड्यूल है 0 day, फिर 2 months, फिर 6 months। अगर ये दिया जाए बिफोर एक्सपोजर टू अ इन्फेक्टेड मैन, तब ये 90% प्रिवेंशन करता है सीएस सर्विक्स। अगर इफ इट इज गिवन आफ्टर एक्सपोजर टू अ मैन हुज गॉट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तब ये 40% प्रिवेंशन करता है अगेंस्ट दीज 9 सीरोटाइप्स। सारे सीरोटाइप्स के अगेंस्ट नहीं प्रिवेंशन है। तो ये जो 90% और 40% प्रिवेंशन है, इट इज अगेंस्ट दीज 9 सीरोटाइप्स, नॉट ऑल द 50 सीरोटाइप्स। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप वैक्सीन देते तो हैं बट स्क्रीनिंग कंटिन्यू करते हैं इस स्त्री की। चलिए, तो जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, एक WHO का एक ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन। इनकी गाइडलाइंस हैं जो आपके नीट एग्जाम में पूछी गई थी, और ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है कि ये कहती है कि जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं उनको 1 या 2 वैक्सीन दे दीजिए, तो इट इज समथिंग बेटर देन नथिंग। कम से कम 1 वैक्सीन देने से इनको कुछ तो प्रिवेंशन होगा जो कॉमन हाई रिस्क वैरायटीज हैं। तो ये एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है, इसके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि सीएस सर्विक्स की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं और कब करते हैं और कहां से करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना अनिवार्य है। तो स्क्रीनिंग की जाती है, किसके लिए की जाती है? एसिम्प्टोमेटिक वुमेन हु आर एट रिस्क ऑफ सीएस सर्विक्स। एसिम्प्टोमेटिक वुमेन हु आर एट रिस्क मतलब ये सेक्सुअली एक्टिव औरतें हैं। अब इनको रिस्क है क्योंकि सेक्स की वजह से ही सीएस सर्विक्स होता है, और आपको उनकी फैमिली की पर्सनल स्टोरीज नहीं पता है कि इनके हस्बैंड अगर किसी और के साथ एक्टिव है या ये महिला भी किसी और के साथ एक्टिव है, ये हमें नहीं पता होता। पर पेशेंट हमारे पास आता है और हमें पता है कि वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो हम स्क्रीनिंग फॉर सीएस सर्विक्स करते हैं एसिम्प्टोमेटिक औरतों को। अब यहीं पे ध्यान दीजिए कि अगर सिम्प्टोमेटिक है, कहती है मुझे पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, मान लीजिए जब भी मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ, इंटरकोर्स करती हूँ, तो मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जब पीनिस सर्विक्स के ऊपर हिट कर रहा है तो सर्विक्स में कोई लीजन है ना, या सर्विक्स में कोई माइक्रोस्कोपिक लीजन है, शायद कई बार दिखता नहीं है, बट अगर सर्विक्स के ऊपर पीनिस हिट करता है तो किसी को ब्लीडिंग नहीं होती, और इस औरत को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है तो उसमें स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, उसमें डायग्नोसिस करते हैं। तो अभी से बता रहा हूं कि अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें पैप स्मीयर नहीं बोलते हैं, उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। प्लीज यहीं पे याद रखिए कि पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो किया जाता है एसिम्प्टोमेटिक वुमेन एट रिस्क। सर्विक्स देखने में नॉर्मल होगा, पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं होगी, तभी स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर सिम्टम है तो डायग्नोसिस किया जाता है। कितना सिंपल है ना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। चलिए, whom to do एसिम्प्टोमेटिक वुमेन एट रिस्क हुआ सेक्सुअली एक्टिव, और कब शुरू किया जाता है? 3 साल कम से कम दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है एचपीवी अपना असर दिखाने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आज उसको पहली बार इंटरकोर्स हुआ और कल से ही चेंजेस आ जाएंगे एचपीवी की वजह से। तो 3 साल कम से कम सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हम किसी महिला का पैप स्मीयर करना शुरू करते हैं। देखिए, वेस्टर्न डेटा क्या है कि 21 साल की किसी भी स्त्री को 21 साल के बाद सबका पैप स्मीयर किया जाए, क्योंकि भाई वेस्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। 17, 18, 19, 20 साल की लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव ज्यादातर होती हैं, या हम काफी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी सेक्सुअली एक्टिव अराउंड 17, 18 ईयर्स ऑफ एज।
तो उनके 2-3 साल हो जाते हैं 21 साल पे, तो 21 साल पे कोई पूछता नहीं उनसे कि भाई आप एक्टिव है कि नहीं, भाई पता ही है कि आप एक्टिव हैं, तो उनका पैप स्मीयर किया जाता है 21 साल के बाद। हमारे देश में हम जानते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी मोस्टली स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज, और मैरिज जनरली डजंट हैपन सो अर्ली। मोस्टली मैरिज होती है 20, 21, 22 साल की उम्र में, तो उसके बाद जब मैरिज हो जाती है तब हम बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए, या हम ये पूछते हैं कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तब हम बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए आफ्टर 2-3 years एटलीस्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ CS सर्विक्स आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी एटलीस्ट 3 years। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है पैप स्मीयर करने की? once in 3 years till 30 years of age। हर 3 साल पे अगर पैप स्मीयर की रिपोर्ट ठीक है तो फिर 3 साल के बाद रिपीट कीजिए। देखिए हमारी ओपीडीज में तो हम लोग हर साल करते हैं क्योंकि पेशेंट का फॉलो बड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप रिकमेंडेशंस देखें हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर किया जाता है। अगर ठीक है तो फिर से उसको 3 साल के बाद बुलाइए जब तक 30 साल की नहीं हो जाती। अब 30 साल के बाद आफ्टर 30 years ऑफ एज अब हम 5 साल में एक बार करते हैं अगर को टेस्ट नेगेटिव होता है। तो ये को टेस्ट क्या है? देखिए ये महिला एसिम्प्टोमेटिक है, मैंने उसका एग्जामिन किया स्पेकुलम से और एग्जामिनेशन में सर्विक्स भी एकदम नॉर्मल है। तो अभी मैंने उसका एक पैप स्मीयर लिया है और वो मैंने स्लाइड पे स्मीयर कर दिया है। उसके बाद जो सॉल्यूशन, जो सेल्स निकले हैं, थोड़ा सा सर्वाइकल म्यूकस निकला है, उसको हम एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं और उस सॉल्यूशन में भेज देते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ द DNA अगर सर्विक्स में है कि नहीं। तो HPV DNA का असेसमेंट और पैप स्मीयर दोनों किया जाता है। मान लीजिए पैप स्मीयर नेगेटिव है तो अच्छी बात है, और जो हमने उसका फ्लूइड भेजा था फॉर HPV DNA वो भी नेगेटिव है, मतलब इस महिला में तो अभी तक HPV DNA आया ही नहीं है। तो इसको 3 साल नहीं, इसको 5 साल के बाद बुलाइए, क्योंकि मान लीजिए आज भी अगर वो किसी मेरे टेस्ट के बाद आज भी किसी आदमी के साथ इंटरकोर्स करती है जिसको HPV है, तो कम से कम 3-4 साल तो लगने वाले हैं जब पहले चेंजेस आएंगे इस पेशेंट को। तो इसलिए अगर 30 साल के बाद औरत आती है तो HPV DNA और पैप स्मीयर किया जाता है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो इस पेशेंट को हम 5 साल के बाद बुलाते हैं पैप स्मीयर के लिए। अगर वो केवल पैप स्मीयर करती है, को टेस्ट इज नॉट डन, ओनली पैप्स इज डन, तो फिर हम 3 साल में एक बार, वैसे जैसे 30 साल के पहले करते थे 3 साल में एक बार, तो 30 साल के बाद भी 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करेंगे। अब आफ्टर 65 years इसके बाद CS सर्विक्स का इंसिडेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। अभी तक अगर CS सर्विक्स शुरू नहीं हुआ है तो अब सर्विक्स का जो एपिथेलियम है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और उसमें चेंजेस अब होते नहीं है HPV की वजह से। तो 65 साल के बाद हम पैप स्मीयर नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि CS सर्विक्स में ये जो पैप स्मीयर है इसकी सेंसिटिविटी क्या है। हम मेथड्स बता रहे हैं CS सर्विक्स करने के। तो पैप स्मीयर ने 48 to 62% मैक्सिमम सेंसिटिविटी दिखाई है, पर ये CS सर्विक्स इसके बावजूद CS सर्विक्स का इंसिडेंस रिड्यूस करता है बाय 70%। 70% CS सर्विक्स का इंसिडेंस कम होता है अगर आप पैप स्मीयर रेगुलरली करते हैं कम्युनिटी में। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है एंड दिस इज द बेस्ट टेस्ट। इसमें प्लीज आप कभी भी ये मत सोचिए कि पैप स्मीयर अच्छा है कि नहीं, इट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, नो डाउट आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। पर देखिए कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये जो MCI का क्वेश्चन आया था कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, वो है विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एस्ट्रिक एसिड, और उसके बाद हम सर्विक्स में अगर कोई चेंजेस हैं तो बायोप्सी लेते हैं। तो एस्ट्रिक एसिड लगा के आंखों से देखते हैं सर्विक्स को, और अगर कोई चेंजेस है तो उसकी बायोप्सी ले लो। तो VIA ये कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, पर कभी ये मत सोचिए कि पैप स्मीयर इफेक्टिव नहीं है। पैप स्मीयर इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इवन नाउ, कॉस्ट इफेक्टिव इज VIA। अब पैप स्मीयर करने का तरीका क्या है, हम कहां से करते हैं? हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है वो 1.7 to 2.3 सेंटीमीटर्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस, और इस सर्विक्स पे जब हम पैप स्मीयर लेते हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन के सेल्स आएंगे। तो ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे आयर स्पैचुला है, साइटो ब्रश है, साइटो ब्रूम है, ये तीनों हम यूज कर सकते हैं पैप स्मीयर करने के लिए। और ये पैप स्मीयर जब हम करते हैं सर्विक्स के ऊपर तो ये
ट्रांसमिशन जोन के सेल्स आना अनिवार्य होता है। अगर ट्रांसमिशन जोन के सेल्स नहीं है तो रिपीट द पैप स्मीयर, ये आपका एक एमसीक्यू आ चुका है। तो ये हम करते हैं ये 3 इंस्ट्रूमेंट से। तो ये देखिए, ये जो मैंने एक सर्विक्स का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इस सर्विक्स में यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन जोन के सेल्स हैं। तो ये आयर स्पैचुला की डंडी है जो हमने सर्विक्स के ऊपर लगाई है, और इसको हम लोग सर्विक्स पे रोटेट करते हैं जस्ट वंस, रोटेटेड वंस 360 डिग्रीज। ऐसे ऐसे करके बार बार रोटेट मत कीजिए। अगर आप बार बार रोटेट करेंगे तो सर्विक्स को आप उधेड़ देंगे थोड़ा सा, और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो आरबीसीज आ जाएंगे। तो आप जब सर्विक्स के सेल्स स्मीयर करेंगे और साथ में आरबीसीज को स्मीयर कर देंगे तो साइटोपैथोलॉजिस्ट को कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए डोंट रोटेट इट मोर देन वंस, रोटेटेड वंस 360 डिग्रीज, और फिर जो सेल्स हैं उनको आप स्मीयर कर देते हैं एक स्लाइड के ऊपर। तो सेल्स को आप स्मीयर कर देते हैं एक स्लाइड के ऊपर, और उसको ड्राई मत होने दीजिए। जो सेल्स हैं वो गीली स्टेज में ही एक सॉल्यूशन में डाल दीजिए जो फिक्सेटिव होता है। सो स्मीयर ऑन द स्लाइड एंड फिक्स इमीडिएटली, वेरी इंपॉर्टेंट, नो ड्राइंग अलाउड। अगर वो सेल्स सूख जाएंगे तो उनका आर्किटेक्चर खराब हो जाता है। और फिक्सेटिव होता है 95% अल्कोहल, 95% अल्कोहल से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करने के बाद ये जो स्लाइड्स होती हैं वो इस कॉपलिन जार में स्टोर की जाती हैं और साइटोपैथोलॉजिस्ट को भेज दी जाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉपलिन जार है इसी में फिक्सेटिव होता है ये 95% अल्कोहल। तो इसको खोलते हैं और इसमें लंबे लंबे खांचे होते हैं, तो स्लाइड्स उन खांचों में डाल देते हैं। जैसे ही हम स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे उसको खांचों में डाल देते हैं और इसके अंदर वो 95% अल्कोहल होता है, तो इमीडिएटली फिक्स हो जाती हैं स्लाइड्स। तो उनको सूखने मत दीजिए स्लाइड्स को, और इनको फिर भेज देते हैं हम लोग जो साइटोपैथोलॉजिस्ट है। अब वो साइटोपैथोलॉजिस्ट इन स्लाइड्स को अल्कोहल में से निकालेगा, और जब ये साइटोपैथोलॉजिस्ट के पास होती हैं उसके ऊपर डाला जाता है पेपिनकुलो स्टेन। तो स्टेनिंग होती है साइटोपैथोलॉजिस्ट के पास, हम लोग तो स्मीयरिंग करके सेल्स भेज देते हैं। स्टेनिंग वो करता है, फिर हमें रिजल्ट्स भेजता है। तो ये मेथड है पैप स्मीयर करने का, इसका प्लीज ध्यान दीजिए। अगर पेशेंट को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है या पेशेंट को इन्फेक्शन है या 1-2 दिनों पहले उसने सेक्स किया है तो फिर हम पैप स्मीयर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और मेथड है जिससे कि हम लोग पैप स्मीयर और भी अच्छा कर सकते हैं, वो है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। देखिए, जब मैंने स्मीयर किया, जब मैंने इस सर्विक्स पे पैप स्मीयर लिया और इन सेल्स को एक स्लाइड पे स्मीयर किया, तो ये जो मेरा आयर स्पैचुला या साइटोब्रश है, सारे के सारे सेल्स इस स्लाइड पे स्मीयर नहीं कर पाएगा। आप कोई भी मेथड, आयर स्पैचुला, साइटोब्रश, साइटोब्रूम, जो भी यूज करें, जितने सेल्स आप सर्विक्स में लेते हैं वो सारे के सारे स्लाइड पे नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ सैंपल लॉस हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम आजकल कि हम स्लाइड पे डालने से पहले ये जो हम स्मीयर ले रहे हैं हम उसको स्लाइड में नहीं डालते हैं, हम उसको जो हम सेल्स लेते हैं उसको एक सॉल्यूशन में धो लेते हैं। एक हमारे पास बॉटल होती है जो जितना भी हमने सेल्स लिए उसको एक सॉल्यूशन में धो लेते हैं, और वो सॉल्यूशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके जो सेडिमेंट सेल्स आते हैं उन सेडिमेंटेड सेल्स को हम लोग एक स्लाइड पे स्मीयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी सेल्स हमने लिए पेशेंट्स के सर्विक्स से वो सारे के सारे हम लोग एक स्लाइड पे स्मीयर कर पाते हैं, सैंपल लॉस प्रिवेंट होता है। तो याद रखिए, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्रिवेंट्स अ सैंपल लॉस, तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है साइटोलॉजी के लिए। आई एम श्योर कि पैथोलॉजिस्ट आपको इसका और अच्छा विवरण देंगे। मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, बेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग अ स्मीयर। चलिए, अब जब हमने पैप स्मीयर लिया है, पैप स्मीयर के सेल्स ऐसे होते हैं जो हम लोग स्टेनिंग करते हैं, या जो एस्ट्रोफिलिक सेल्स होते हैं वो रेड होते हैं, बेसोफिलिक सेल्स ब्लूइश ग्रीन होते हैं, और ये सारे के सारे सेल्स नॉर्मल है। देखिए, पॉलीगोनल सेल्स हैं, और ये जो पॉलीगोनल सेल्स हैं इनमें एक क्लियर साइटोप्लाज्म, एक डार्क न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे सेल नॉर्मल हैं। अब पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक है तो सेल नॉर्मली आएंगे, मोस्टली यही होना चाहिए। बट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में कई बार सेल्स एब्नॉर्मल दिखते हैं और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। नीचे वाली स्लाइड देखिए, इसमें जितने भी सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस का साइज देखिए, ये सेल ऐसा है और न्यूक्लियस इतना बड़ा है। देखिए, ये भी सेल जो साइज है उसमें इतना बड़ा न्यूक्लियस है, और यहां न्यूक्लियस देखिए। तो अगर इतने बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं तो मतलब ये जो स्मीयर है, इस स्मीयर में एब्नॉर्मल सेल्स हैं। एब्नॉर्मल सेल्स कहां पे हैं? सर्विक्स के एपिथेलियम में। अगर सर्विक्स के एपिथेलियम में एब्नॉर्मल सेल्स हैं
तो मतलब सर्विक्स में नए सेल्स आने शुरू हो गए हैं। ये सेल नॉर्मली तो यहां पे नहीं देखे जाते हैं, ऐसे सेल यहां नहीं देखे जाते हैं, ये नए टाइप के सेल हैं। और ये अगर नए टाइप के सेल हैं तो मतलब नियोप्लेसिया शुरू हो गया है, नए सेल नियोप्लेसिया शुरू हो गया है सर्विक्स के एपिथेलियम में। कहां पे? ट्रांसमिशन जोन में। तभी ट्रांसमिशन जोन में हम लोग ये पैप स्मीयर करते हैं। इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे जो हमने रैपिड रिवीजन है उसमें भी दिया है, जब मैंने डिस्कशन किया था पेशेंट के यूट्रस और सर्विक्स की बनावट के बारे में। याद रखिए जो ट्रांसमिशन जोन के सेल्स हैं वो कॉलमनार से स्क्वामस की तरफ चेंज कर रहे हैं, तो कॉलमनार बिकमिंग स्क्वामस, और वहां पे ट्रांसमिशन जोन में एक गतिविधि होती है, एक एक्टिव सेल्स होते हैं जो कॉलमनार से स्क्वामस बन रहे हैं। तो जो स्क्वामस सेल्स बन रहे हैं उनके ऊपर एचपीवी एक्ट करता है और उन सेल्स को अबनॉर्मल बना देता है। तो देखिए इस पैप स्मीयर में कितने सारे एबनॉर्मल सेल्स हैं। तो न्यू सेल्स हैव स्टार्टेड इन द सर्विक्स, नियोप्लेसिया इन द एपिथेलियम ऑफ द सर्विक्स हैज स्टार्टेड। तो इसको बोला जाता है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया। अब वो जो सेल्स हैं उनको हम देखते हैं कितने सेल्स हैं। देखिए अगर मैं ये सेल्स को बना के दिखाना चाहता हूं आपको, यहां देखिए कि वैसे तो ये सारे के सारे सेल में एक डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूं जो पिछली स्लाइड में दिखाया था मैंने आपको। ये जो सेल्स हैं अब ये नॉर्मल सेल्स हैं, बट अब मैं देख रहा हूं कि इस सर्विक्स के ऊपर देखिए बहुत सारे सेल्स का न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो चुका है। 1/3 सेल्स का न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। तो ये सेल्स नॉर्मल नहीं है, न्यू सेल्स हैं सर्विक्स में। तो इन द सर्विक्स देयर इज नियोप्लेसिया, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया हो चुका है, CIN। तो अगर ये 1/3 सेल्स अबनॉर्मल है तो CIN1 है। अगर 2/3 सेल्स, more than 1/3 and less than 2/3 cells are abnormal, it is CIN2, and more than 2/3 cells are abnormal, it is CIN3, and if all the cells are abnormal, it is कार्सिनोमा इन सिटू। मतलब मैंने जो स्मीयर लिया है सर्विक्स में और इसको मैं स्लाइड पे लगा रहा हूं और स्टेन करके जब देखता हूं सारे के सारे सेल अगर एबनॉर्मल और न्यूप्लास्टिक हैं तो मतलब इस सर्विक्स के एपिथेलियम में एक कैंसर बैठा हुआ है। इन द एपिथेलियम देयर इज अ कैंसर सिटिंग, कार्सिनोमा इन सिटू। क्योंकि भाई हमने तो एपिथेलियम का ही स्मीयर लिया ना, हमने तो एपिथेलियम का ही स्मीयर लिया है, तो अंदर कैंसर है कि नहीं, इन्वेजन है कि मुझे पता नहीं है, बट जो स्मीयर है उसमें जितने भी सेल मैंने लिए हैं उन सेल के ऊपर एटिपिकल सेल्स सारे के सारे, अगर ऑल द सेल्स आर नॉर्मल तो उसे बोला जाता है कार्सिनोमा इन सिटू। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन। इफ लेस देन 1/3 सेल्स आर abnormal, CIN1 cervical intraepithelial neoplasia type 1, 1/3 to 2/3 CIN2, more than 2/3 CIN3, and if all the cells are abnormal, carcinoma in situ। तो ये है डिस्प्लेसिया क्लासिफिकेशन। अब यही क्लासिफिकेशन अब बेथेस्डा क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है कि CIN1 is low grade squamous intraepithelial lesion and CIN2 and CIN3 both of these are high grade squamous intraepithelial lesion। तो घबराना नहीं है, आपसे CIN1 या CIN3 का ही ट्रीटमेंट पूछा जाता है या फिर आपको बोल दिया जाता है कि लो ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन या हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन का ट्रीटमेंट बताएं। तो बेसिकली यही आपके एग्जाम में आता है और यही एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि CIN1 इज लो ग्रेड एंड CIN2 एंड CIN3 इज हाई ग्रेड। तो CIN2 एंड CIN3 भी अगर पूछ लें तो दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है, जो हम लोग हाई ग्रेड भी बोलते हैं, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट होता है। चलिए तो देखते हैं कि जो ये डिस्प्लेसिया है इसका बिहेवियर कैसे होता है। तो ये जो डिस्प्लेसिया है, जो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया हमें दिख रहा है, तो CIN1 CIN3 बन सकता है 5 सालों में और CIN3 बन सकता है सी सर्विक्स 10 सालों में। तो CIN1 को हम लोग लाइटली नहीं लेंगे क्योंकि CIN1 ही CIN3 बनता है और CIN3 ही बाद में जाके सी सर्विक्स बनता है। तो हमें ध्यान रखना है जब पेशेंट को CIN1 होता है तभी से उसकी निगरानी हम लोग बढ़ा देते हैं। तो अगर किसी को CIN1 है, अगर किसी को CIN1 है तो याद रखिए CIN1 एक बहुत अर्ली ग्रेड होता है, तो इसमें हम पेशेंट का फ्रीक्वेंट पैप स्मीयर करने लग जाते हैं। फ्रीक्वेंट पैप स्मीयर करेंगे और एसेस करेंगे कि इसका HPV DNA कौन सा टाइप का है। हो सकता है ये हाई ग्रेड HPV DNA हो, हाई रिस्क, या फिर लो रिस्क हो। तो पेशेंट की निगरानी हम लोग बढ़ा देते हैं, पैप स्मीयर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, पता करते हैं कि DNA कौन से टाइप का है। पर इतना याद रखिए कि अगर CIN1 है, इसमें मोर देन 60% will
more than 60% will spontaneously regress, क्योंकि एक वायरस की वजह से प्रॉब्लम है। और वायरस जैसे हमको और आपको वायरल फीवर कितनी बार हो जाता है पर हम लोग ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर ये वायरस की वजह से CN1 हो भी रहा है तो 60% और औरतों का ये आप निगरानी रखेंगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बट हाँ, कई लोगों का ये CN1, CN2 फिर CN3 बन सकता है और कैंसर भी हो सकता है। तो 60% से ज्यादा औरतों का CN1 अपने आप सेटल भी हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलिए अब आपसे पूछते हैं कि CN3 का ट्रीटमेंट क्या है। अब CN3 मोर देन 2/3 सेल्स आर एबनॉर्मल। अब CN3 में अगर मोर देन 2/3 सेल्स आर एबनॉर्मल तो कैंसर सर्विक्स होने का बहुत चांस है। 10 साल में ये CS सर्विक्स बन सकता है CN3 अगर है तो। CN3 का मैनेजमेंट क्या है, ये आपका हॉटशॉट क्वेश्चन है, चाहे कितना भी बड़ा ये चैप्टर हो रहा है रैपिड रिवीजन में। याद रखिए अब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए मुझे इस स्टेज से। CN3 का ट्रीटमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर MCQs। CN3 का मतलब हम इस सर्विक्स को हमने जब OPD में देखा, जब हमने स्पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया, ये सर्विक्स देखने में एकदम नॉर्मल था। मैंने उसका पैप स्मीयर लिया और जब स्लाइड में सेल लगाए और देखा माइक्रोस्कोप के नीचे 2/3 से ज्यादा सेल खराब हैं, मतलब CN3 है। अब जब मैं सर्विक्स को फिर से देखता हूं, यार ये तो देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा है, पर इसका जो स्मीयर है इसमें 2/3 से ज्यादा सेल खराब हैं। अब अगर 2/3 सेल यहां पे खराब हैं, 2/3 सेल यहां पे खराब हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ कुछ सेल अंदर इन्वेड कर गए और आपको दिख नहीं रहे। आपको तो भाई और सर्विक्स के स्मीयर से पहले आपको नेकेड आई से तो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा था, आपको तो स्मीयर में दिखा कि 2/3 सेल खराब हैं। तो आपको विजन में तो सर्विक्स देखने में नॉर्मल था, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था। अब आपको पैप स्मीयर में पता चल गया CN3 है। आपको अब एक और शक हो रहा है कि भाई ये 2/3 से ज्यादा सेल खराब हैं, वो सरफेस पे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि इक्का दुक्का सेल इन्वेड कर रहे हैं। मैं CN3 सोच रहा हूं, हो सकता है अगर 1-2 मिलीमीटर भी इन्वेड कर रहे हैं तो उसको तो आप इन्वेजिव कैंसर बोलेंगे ना। तो ये CN3 का इलाज मैं आपसे पूछ रहा हूं, पर इलाज करने से पहले कंफर्म कीजिए कि ये CN3 ही है और CN3 से ज्यादा आगे जाके ऑलरेडी कैंसर तो नहीं हो चुका है, कहीं इन्वेजन तो नहीं हो चुकी है। तो याद रखिए CN3 का मैनेजमेंट जब भी आपसे पूछा जाए, अगर पैप स्मीयर में CN3 आया है तो पहले कंफर्म कीजिए कि ये CN3 ही है, कहीं ये इन्वेजिव कैंसर तो नहीं बन चुका है। तो CN3 अगर है तो रूल आउट इन्वेजिव CS सर्विक्स, कहीं पे इन्वेड तो नहीं कर रहा है ये। यहां पे अगर सेल्स सरफेस पे खराब हैं तो इक्का दुक्का सेल्स अगर इन्वेड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें बायोप्सी लेनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि इन्वेजिव कैंसर सर्विक्स है तो नहीं। तो अब आप बायोप्सी कहां से लेंगे? देखने में तो आपको ये सर्विक्स टोटली नॉर्मल लग रहा है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स देखने में तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। आपने पैप स्मीयर किया, माइक्रोस्कोपिकली अब नॉर्मल था। अब आप इस सर्विक्स को देख रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई बायोप्सी लेनी कहां से लूं। तो अपनी विजन को बेहतर करने के लिए इस वजाना को एक स्पेकुलम से, कस्को स्पेकुलम से हम इसको खोलते हैं, इसमें एक ब्राइट लाइट डालते हैं और अंडर ब्राइट लाइट हम एक माइक्रोस्कोप अपनी आंखों पे पहनते हैं। उससे हमें मैग्निफिकेशन मिलता है 15 से 40 गुना मैग्निफिकेशन। उससे हम लोग इस एरिया को देखते हैं जहां पे कुछ खराबी तो नहीं है, छोटा मोटा अल्सर तो नहीं है, ल्यूकोप्लेकिया तो नहीं है जो मुझे आंखों से नहीं दिख रहा था। मैग्नीफाई करके मैं वेजानो को देखता हूं, वेजानोस्कोपी। अब वेजानो को हम लोग लैटिन में कॉल्पोस बोलते हैं, तो इसलिए बोला जाता है ब्राइट इल्यूमिनेशन एंड मैग्निफिकेशन में कीजिए कॉल्पोस्कोपिक सर्वाइकल बायोप्सी। वो एरिया देखिए जो खराब है, वहां पे जाके बायोप्सी लीजिए। तो इसलिए हम करते हैं कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी। तो टू रूल आउट इन्वेजन इन दिस सर्विक्स and to confirm whether it is CN3 or it is a invasive cancer cervix, we do a colposcopic biopsy. अब ये होता है 15 to 40 times magnification under bright illumination. पर कई बार क्या होता है कि जब मैं कॉल्पोस्कोपी कर रहा हूं, मुझे कॉल्पोस्कोपी से भी कुछ खराब नहीं दिखता। देखिए भाई, कुछ खराब एरिया है, छोटा मोटा एक अल्सर दिख गया, ल्यूकोप्लेकिया दिख गया, तो अगर इन्वेजन होगा तो उस एरिया पे ही होगा ना जहां पे एबनॉर्मल एरिया है। मैंने पैप स्मीयर लिया, पैप स्मीयर में 2/3 सेल खराब हैं, मैं सर्विक्स को देख रहा हूं, देखने में एकदम ठीक लग रहा है, मुझे लगता है कि अगर 2/3 सेल खराब है तो इन्वेजन शायद शुरू हो रहा होगा, चलो रूल आउट करते हैं बायोप्सी करके। बायोप्सी करने के लिए क्या, देखने में कुछ भी खराब एरिया नहीं मिला। तो जब मैंने अपनी विजन को मैग्नीफाई करा
उसमें देखने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कोई खराब जगह मिल जाए जहां पे भाई खराब एरिया के नीचे इन्वेजन होगा ना, अगर होगा तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी होगा, अगर इन्वेजन होगा तो खराब एरिया के नीचे होगा, जहां पे ल्यूकोप्लेकिया या पंक्टेड डिपॉजिट्स हैं, कुछ मोज़ैक पैटर्न्स हैं, तो वहां पे जाके मैं बायोप्सी लेता हूं। तो बायोप्सी लेने के लिए कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी की जाती है, पर कई बार कॉल्पोस्कोपी से भी नहीं दिखता है, तो कॉल्पोस्कोपी करते हुए मैं इसके ऊपर हाइलाइटर्स डाल देता हूं, और वो हाइलाइटर्स होते हैं एस्टिक एसिड, लुगॉल्स आयोडीन। ठीक है, तो हम इस पे डालते हैं हाइलाइटर्स जैसे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जैसी डालेंगे, ध्यान दीजिए ये सब नोट्स आपको लेने हैं, समझिए पहले कि जब मैं एस्टिक एसिड डालता हूं तो वो एरिया जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं उनमें प्रोटीन्स बन रहा होता है, सेल नए बन रहे हैं ना, तो प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन एसिड के असर में एकदम कोआगुलेट, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं प्रोटीन्स, तो वो व्हाइट हो जाएंगे। तो जो एरियाज व्हाइट हैं वहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। तो अगर इन्वेजन है तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के नीचे होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां पे भी व्हाइट एरियाज मिलेंगे उसके नीचे इन्वेजन मिलेगा, अगर मिलेगा तो जहां पे एबनॉर्मल एरिया उसके नीचे, जहां पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उसके नीचे इन्वेजन मिलेगा, अगर हो रहा है तो एस्टिक एसिड से एसिटो व्हाइट एरियाज बन जाएंगे और उसकी हम लोग बायोप्सी करते हैं, या फिर हम लुगॉल्स आयोडीन या शिलर आयोडीन देंगे। अब आयोडीन जब आप सर्विक्स पे लगाते हैं, आयोडीन लगाने से जो सर्विक्स के एरिया जिसमें ग्लाइकोजन है, सर्विक्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन रिच एरिया तो सारे के सारे डार्क ब्राउन हो जाएंगे। पर कई जगह पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स को एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन खा जाते हैं, तो जो सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग है वहां पे ग्लाइकोजन नहीं होगा, तो जब मैं आयोडीन लगाऊंगा तो जो सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग है वो व्हाइट रह जाएंगे और बाकी जो एरियाज रेस्टिंग है वो ब्राउन हो जाएंगे। तो इसलिए रैपिडली डिवाइडिंग एरियाज के नीचे ही इन्वेजन होगा। तो लुगॉल्स आयोडीन की वजह से जो अनस्टेन्ड एरियाज हैं उनको हम लोग बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी कैसे लेना है अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं। CIN3 में कंफर्म करो कि इन्वेजन है कि नहीं। इन्वेजन है तो इन्वेजिव कैंसर है। इन्वेजन कंफर्म करने के लिए बायोप्सी लेनी है। बायोप्सी करने के लिए कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी, उससे नहीं दिखा तो एस्ट्रिक एसिड यूज कीजिए, उससे एस्ट्रोबाइट एरिया में बायोप्सी लीजिए। लुगॉल्स आयोडीन लीजिए, उससे आप आयोडीन नेगेटिव एरियाज, अनस्टेन्ड एरियाज की बायोप्सी लेंगे। ये भी काम नहीं चला तो फिर हम ग्रीन फिल्टर से हम वैस्कुलर पैटर्न देखेंगे, और वैस्कुलर पैटर्न से हमें हेल्प मिलती है कि कहां पे बायोप्सी लें। तो ग्रीन फिल्टर, अभी आपको लग रहा है कि भाई ये क्लास थोड़ी सर के ऊपर जा रही है और बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही है, प्लीज ध्यान दीजिए। नीट वालों को तो पढ़ना ही है, MCI वालों का क्वेश्चन है। नीट में तो क्वेश्चन अभी आया नहीं है, MCI वालों का 2 साल पहले क्वेश्चन आ गया है कि जब कॉल्पोस्कोपी कर रहे होते हैं तो कौन सा फिल्टर, किस कलर का फिल्टर इस्तेमाल होता है। तो ग्रीन फिल्टर, ये कई बार मैं अपने PG से पूछता हूं जो मतलब अभी नए नए आए होते हैं, उनको अभी ग्रीन फिल्टर नहीं पता होता है, तो मेरा कोई PG सुनेगा तो गुस्सा हो जाएगा। पर याद रखिए कि ग्रीन फिल्टर इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स विथ कॉल्पोस्कोप। तो ये ग्रीन फिल्टर आपका क्वेश्चन है। तो ये सब चीजों से हम लोग हाईलाइट करते हैं और ये हाइलाइटर से हमें कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी लेने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बायोप्सी कैसे लेते हैं टू रूल आउट इन्वेजन और नॉट, वो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए इसी चीज की एक समरी कर लेते हैं कि हमने CIN3 वाला एक पेशेंट देखा, टू रूल आउट इन्वेजिव CA सर्विक्स हमने कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी करने को कहा, और कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी करने के लिए हमें हाइलाइटर्स की जरूरत पड़ती है। वो हाइलाइटर्स हैं एस्ट्रिक एसिड, आयोडीन और ग्रीन फिल्टर। मैं थोड़ा सा सारा जो कंफ्यूजन हटा के आपको एक रिवीजन दे रहा हूं। अब बहुत सारी जगह पे कॉल्पोस्कोप नहीं होता है, बल्कि जितनी जगह पे कॉल्पोस्कोप होता है वो कॉल्पोस्कोप काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि 3-4 लोग जो एक बड़ा सा फैंसी सा इंस्ट्रूमेंट उसको यूज करते हैं, उसे खराब पहले जल्दी कर देते हैं। तो जहां पे है वहां काम नहीं कर रहा होता, और हर जगह तो कॉल्पोस्कोप इम्पॉसिबल है, क्योंकि सस्ता वाला कॉल्पोस्कोप 6 लाख से 8 लाख का आता है और अच्छा वाला 14-15 लाख का आता है। तो कॉल्पोस्कोप हर जगह तो होता नहीं है।
तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर किसी छोटे शहर में या किसी गांव में हम किसी सर्विस को देख रहे हैं और वो सर्विस हमें खराब लग रहा है, तो वहां पे बायोप्सी लेने का एक बहुत सरल तरीका है कि उसके ऊपर एसिड लगा दो। एसिड दो, एस्टिक एसिड की बोतल तो बहुत सस्ती आती है, 10-15 रुपए की आती है। वो एसिड लेके सर्विस पे लगाओ, 5-10 मिनट देखिए उसका जब असर आने का, तो फिर आप उसमें स्पेक्ट्रम लगा के अपनी आंखों से देख लेते हैं कि कहाँ पे व्हाइट एरियाज आ रहे हैं। उस व्हाइट एरिया पे आप लोग बायोप्सी ले लें। तो इसलिए उसे बोला जाता है विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एस्टिक एसिड या फिर विजुअल इंस्पेक्शन अंडर लुगॉल्स आयोडीन। तो ये दोनों एक जुगाड़ हैं, ये दोनों एक जुगाड़ का तरीका है भाई। अगर आपके पास एस्टिक एसिड और आयोडीन को ऑब्जर्व करने के लिए कॉर्पोस्कोपी नहीं है, तो आप विजुअल इंस्पेक्शन करके बायोप्सी ले सकते हैं। तो ये जुगाड़ एक एक्सेप्टेड इंग्लिश वर्ड है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो वैसे भी हमारी तो अभी इंग्लिश का रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो हम जुगाड़ लिख भी सकते हैं। चलिए, तो जुगाड़ है जिससे हम लोग एक बायोप्सी लेने में हमें आसानी होती है। तो चलिए, अब हमने देखा कि CN3 है तो हम लोग बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी लेने का तरीका बता दिया। अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए ये जो एरिया है इस पे ट्रांसमिशन जोन पे CN3 आया था, उसकी मैंने सैंपलिंग करी और सैंपलिंग करने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है, मैंने CN3 देखा तो मुझे लगा कि बायोप्सी लेके देखते हैं कि इसका इन्वेजन है कि नहीं। तो जब मैंने बायोप्सी ली, यहां पे देखिए मैंने बायोप्सी ली, तो बायोप्सी के हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये टुकड़े की मैंने जब बायोप्सी ली, इस सर्विक्स के ऊपर एब्नॉर्मल सेल्स थे और अब मुझे ये सेल्स इन्वेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मुझे इन्वेजन दिख गया। पेशेंट क्या था, एसिम्प्टोमेटिक, सर्विक्स देखने में नॉर्मल, पैप स्मीयर किया CN3, बायोप्सी ली, इन्वेजन मिल गया। पेशेंट को सिम्टम नहीं था, पर आपने CS सर्विक्स इतनी जल्दी वाली स्टेज में पकड़ लिया क्योंकि आपने स्क्रीनिंग करी। तो अच्छा किया ना कि आपको CS सर्विक्स तब पता चल गया जब वो ओनली वॉज माइक्रोस्कोपिकली इन्वेजिव। आपको आंखों से तो कुछ अबनॉर्मल दिखा ही नहीं और बायोप्सी से आपको दिख गया कि इन्वेजन, अर्ली इन्वेजन शुरू हो गया है। तो यही तो है स्टेज 1A माइक्रोस्कोपिक कैंसर, स्टेज 1B क्लिनिकल कैंसर। तो स्टेज 1A यही तो है कि माइक्रोस्कोपिकली इन्वेजन हो गया है। तो ये इन्वेजिव CS सर्विक्स है, इन्वेजिव CS सर्विक्स, जिसका ट्रीटमेंट है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। देखिए काफी सारे वेरिएशंस हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। अगर यंग औरत है तो हम लोग इस स्टेज में सिर्फ सर्विक्स का रिमूवल, ट्रैकेलेक्टमी भी कर सकते हैं, बट कोर बेसिक्स अभी समझ लीजिए कि अगर इन्वेजिव CS सर्विक्स है तो भाई रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है। अब एक और ऑप्शन है कि जब हमने बायोप्सी ली, बायोप्सी में दिखा कि ये जो मैंने सर्विक्स की बायोप्सी ली, इस सर्विक्स में जो अबनॉर्मल सेल्स हैं जो सरफेस पे तो हैं बट इन्वेड नहीं कर रहे हैं, तो बायोप्सी के बाद भी ये CIN3 ही निकला। प्रूव हो गया बायोप्सी से कि इट इज CIN3। तो इसमें जरूर लिख लीजिए, दिस इज नोन एज बायोप्सी प्रूवन, बायोप्सी प्रूवन CIN3। तो अब आपको सिद्ध हो गया कि इसको CIN3 ही है। अब पेशेंट और आप थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, बट ये तो आपको पता है कि CIN3 है, इन्वेड नहीं कर रहा है, बट ये CIN3 कभी तो इन्वेड कर सकता है अगले 10 साल में। तो इसलिए याद रखिए कि CIN3 का ट्रीटमेंट करना भी जरूरी होता है। तो CIN3 के ट्रीटमेंट में हमें ये जो एबनॉर्मल एरिया है, इस एबनॉर्मल एरिया को हटा देना होता है। मैं कोशिश करता हूं, देखिए यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो ट्रांसमिशन जोन है, उसको हम खरोंच के निकाल देंगे एक गर्म तार से। तो एक गर्म तार होती है, एक ऐसे लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर एक हॉट लूप होता है, एक वायर होती है, उसमें आप करंट पास करें तो रेड आउट हो जाती है। उससे हम ये ट्रांसमिशन जोन को स्क्रैप कर लेते हैं। इसे पहले बोला जाता था लार्ज लूप एक्सिशन ऑफ द ट्रांसमिशन जोन, पर अब हम उसे बोलते हैं लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सिशन प्रोसीजर। इसको हम बोलते हैं लीप, और ये बेस्ट तरीका माना जाता है, बेस्ट तरीका है ट्रीटमेंट का ऑफ CIN3। हम लेजर से भी कर सकते हैं, बट लेजर एक्सपेंसिव होता है और उसको सीखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और इसलिए लेजर से भी बढ़िया लीप माना जाता है। अगर
35 साल से लेके 40 साल की औरत है और इसके बच्चे हो चुके हैं, तो हम इसको एक कोनाइजेशन भी ऑफर कर सकते हैं कि सर्विक्स का एक इतना सा कोनिकल टिश्यू निकाल लीजिए, तो उससे हमारा डायग्नोसिस भी हो जाएगा और उससे हमारा ट्रीटमेंट भी इस पेशेंट का हो जाएगा। पर ये हम लोग 35-40 साल के बाद क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि भाई तब तक बच्चे हो जाते हैं। अगर किसी 25 साल की औरत या 30 साल की औरत को जिसके बच्चे नहीं हुए, उसका सर्विक्स आप काट देंगे कोनाइजेशन करके, तो बाद में जब वो प्रेगनेंसी होगी उसको, तो शॉर्ट सर्विक्स की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, सर्कलाज करना पड़ेगा आपको। और कई बार कोनाइजेशन से सर्विक्स इतना स्टीनोस हो जाता है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए हम सबको ऑफर नहीं करते हैं, ये थोड़े वो वाले पेशेंट जिनका यूट्रस का इस्तेमाल हो चुका होता है उन्हें ऑफर किया जाता है। हम इसके आगे जो पेशेंट 35 से 40 साल से ऊपर हैं उनको हिस्टेरेक्टमी भी ऑफर कर सकते हैं फॉर CIN3। बट बेस्ट ट्रीटमेंट है लीप, इसको मत भूलिए, बेस्ट ट्रीटमेंट इज लीप। तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, इसमें आपको मैंने काफ़ी सारी डिटेल, चाहे रैपिड रिवीजन है फिर भी मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल पढ़ाई, ताकि आपको देखिए CIN3 का मैनेजमेंट, CS सर्विस का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट है। अगर उसे मिस करेंगे तो आपकी औरतों में जो सबसे कॉमन जेनिटल कैंसर है उसका आप MCQ एग्जाम में आप मिस कर सकते हैं आंसर्स। तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा है। पर अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही और आपको लग रहा है बहुत डिटेल हो गया, तो कम से कम एक लाइन ये जरूर याद रखिए कि अगर किसी को CIN3 है तो उसकी हम कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं, और अगर कॉल्पोस्कोपिक बायोप्सी नॉर्मल आ जाती है तो उस पेशेंट का लीव करते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये लाइन जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये है एक CS सर्विक्स का अपीयरेंस। ये अगर आप वजाना को खोलते हैं तो इसमें एक प्रोलिफरेटिव कॉलीफ्लावर टाइप एक CS सर्विक्स है, और ये CS सर्विक्स इज फेयरली कॉमन कैंसर इन आवर कंट्री। तो सिम्टम्स ऑफ CS सर्विक्स क्या हैं? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो याद रखिए, अगर मैं पूछूं आपसे CS सर्विस का मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। बट हाँ, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग भी हो सकता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग का सबसे कॉमन कारण इंडिया में क्या है, तब आप CS सर्विक्स बोलेंगे। C एंडोमेट्रियम भी हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है, पर सबसे कॉमन इंडिया में CS सर्विक्स आपको बोलना है। तो यस, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ CS सर्विक्स पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग, और पायोमेट्रा हो सकता है जो डर्टी वजाइनल डिस्चार्ज कर सकता है, यूरेमिया हो सकता है विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ CS सर्विक्स। उसके बाद हेमरेज भी एक कॉज है, इन्फेक्शन भी एक कॉज है डेथ का, बट मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ अ वुमन डाइंग इन CS सर्विक्स इज द यूरेमिया एंड कैंसर कैकेक्सिया। कैकेक्सिया मतलब ना उसे भूख लगती है, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, वेस्टिंग हो रही है बॉडी की, और वो लिस्टलेस पड़ी रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और धीरे धीरे पेशेंट डिजेनरेट हो रहा है, उसे कैकेक्टिक बोलते हैं। चलिए, कैंसर कैकेक्सिया। तो टाइप्स ऑफ CS सर्विक्स क्या है? ये टाइप्स ऑफ CS सर्विक्स आपका एक MCQ था, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेजिव CS सर्विक्स मोस्ट कॉमनली इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा keratinizing type, and second most common is squamous cell carcinoma non-keratinizing type. So squamous cell carcinoma keratinizing type is the most common, and second most common is the non-keratinizing type, and third common is the small cell carcinoma. तो इसको मत भूलिएगा। चलिए, अब CS सर्विस की स्टेजिंग क्या होती है? स्टेजिंग ऑफ CS सर्विस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम गायनी में जितने भी कैंसर्स हैं उनको हम लोग सर्जिकली स्टेज करते हैं, बट केवल CS सर्विस है जिसको क्लिनिकली स्टेज करते हैं। अब क्लिनिकल स्टेजिंग कैसे करते हैं? हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से देखते हैं अगर कोई ग्रोथ बड़ी ऑब्वियस है, फिर हम उसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि ये जो वेजाइनल फोनिसिस है वो इन्वॉल्व है कि नहीं, फिर हम फिंगर को निकाल के रेक्टम में डाल के देखते हैं कि पैरामेट्रियम कितना इन्वॉल्व है, कितनी थिकनेस है इन्वॉल्वमेंट की पैरामेट्रियम की, फिर हम सिस्टोस्कोपी करते हैं ब्लड इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं रेक्टल इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए। पर इन सब के बाद अब एक चीज और की जाती है, 2018 से ये मॉडिफिकेशन है कि हम अल्ट्रासाउंड, CT, MRI या पेट CT भी कर सकते हैं टू सी कि पेल्विक लिम्फ नोड्स और पैराओटिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं। तो याद रखिए, क्लिनिकल स्टेजिंग की जाती है, बट नाउ डेज इमेजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेजिंग ऑफ CS सर्विक्स। पहले हमने आपको पढ़ा है कि इमेजिंग नहीं की जाती है, बट 2018 से सब कुछ चेंज है। नाउ इमेजिंग इज डन, स्टेज 3C। ये देखिए ना,
ये जो स्टेज 3C है, पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड्स, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता ही चलेगा आपको इमेजिंग करने से, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, पेट सीटी जो भी है। तो जब हम सीए सर्विक्स की स्टेजिंग की बात करते हैं, स्टेज 1 इज लिमिटेड टू द सर्विक्स, और पहले ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स, देखिए ये एबनॉर्मल सेल्स अगर इन्वेड करेंगे तो इसे बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक इन्वेजन, जो आपको बायोप्सी से पता चला था। तो अगर इफ इट इज इन्वेडिंग लेस देन 3 मिलीमीटर्स देन इट इज स्टेज 1A1. इफ इट इज इन्वेडिंग मोर देन 3 but 5 millimeters, it is known as stage 1A2. But if it is invading more than 5, अगर 5 से भी ज्यादा इन्वेड कर रहे हैं तो अब तो आपको एक ऐसी ग्रोथ दिखने लग जाएगी। अगर इन्वेजन शुरू हो जाएगा तो वो आपको आंखों से, भाई कोई भी ग्रोथ अगर 5 मिलीमीटर से बड़ी है, 5 मिलीमीटर से बड़ी, जैसे एक मटर का दाना हो गया, इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई ना, 6-7 मिलीमीटर तो एक मटर का दाना, मूंगफली के दाने जितनी हो गई, तब आपको दिखने लग जाएगी ग्रोथ। तो अगर माइक्रोस्कोपिक इन्वेजन है और छोटी सी ग्रोथ है, वो आपको दिखेगी नहीं, पर अगर 5 मिलीमीटर से बड़ी हो गई तो आपको क्लिनिकली दिखने लग जाएगी। तो उसे बोला जाता है स्टेज 1B, क्लिनिकली ऑब्वियस कैंसर। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है डेप्थ ऑफ इन्वेजन लेस देन 3, डेप्थ ऑफ इन्वेजन 3 to 5, और अगर 5 से भी ज्यादा हो गए तो उसे बोलते हैं क्लिनिकली ऑब्वियस कैंसर। सो 1B इज क्लिनिकली ऑब्वियस, मतलब क्लिनिकल कैंसर हो चुका है, अब दिख रहा है आपको। तो ये है स्टेज 1B। तो स्टेज 1A इज माइक्रोस्कोपिक कैंसर। अब 1B1 कैंसर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, 1B2 is 2 to 4 centimeters and 1B3 is more than 4 centimeters. देखिए, but the cancer is still limited to the cervix. चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अभी अगर सर्विक्स तक ही है तो उसको बोला जाता है 1B3। अब सर्विक्स से निकल के ये कैंसर का जो ग्रोथ है वो वेजाइना में आने लग गया है। सर्विक्स से निकल के अगर वेजाइना में आने लग गया है तो उसे बोला जाता है स्टेज 2A। 2A मतलब अपर वेजाइना है स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व, और अगर ये लोअर 1/3 वेजाइना में आ जाएगा तो उसे बोला जाता है स्टेज 3A। देखिए यहां पे मैंने आपको ब्लू कोड यहां पे दिया हुआ है और वही ब्लू कोड यहां पे यूज कर रहा हूं। तो 2A अपर वेजाइना इन्वॉल्व, 3A लोअर 1/3 वेजाइना इन्वॉल्व। तो वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट इज 2A और 3A। 2A 2B मत बोल दीजिएगा गलती से, अपर वेजाइना 2A, लोअर 1/3 वेजाइना 3A। अब 2A में भी ग्रोथ का पैरामीटर एक याद रखना है कि 2A अपर वेजाइना है, उसके साथ सर्विक्स की ग्रोथ कितनी बड़ी है। अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो 2A1 और 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 2A2। इसका ध्यान रखिए, इसके ऊपर बेस्ड हमारा ट्रीटमेंट अभी आपको मैं बताने वाला हूं। इसके ऊपर स्प्लिट हो जाता है इस स्टेज पे आके ट्रीटमेंट का प्लान, कोई बात नहीं। तो अपर वेजाइना इज 2A एंड लोअर 1/3 वेजाइना इज 3A। अब अगर ग्रोथ वेजाइना से निकल के यूट्रस के बाहर निकल जाए और पैरामेट्रियम में आ जाए, देखिए यूट्रस है, इसमें होता है एंडोमेट्रियम, जो मसल होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये ग्रोथ अब निकल के आने लग गई है यूट्रस के बाहर पैरामेट्रियम में, तो ये हो जाता है 2B। पैरामेट्रियम इज इन्वॉल्व बट इट इज नॉट रीचिंग द पेल्विक साइड वॉल। पर कई बार क्या होता है, ये ग्रोथ निकल के सर्विक्स में है, वेजाइना में इन्वॉल्व हो गई है, अब ग्रोथ निकल के पहुंच गई है पेल्विक साइड वॉल, पेल्विक साइड वॉल तक ग्रोथ चली गई है। तो देखिए ये हो गया अब 3B। तो 2B is involvement of the parametrium and 3B is involvement of the parametrium till the pelvic side wall. तो ये मैंने आपको रेड कोड दिया हुआ है, 2B is parametrium short of pelvic side wall and 3B is parametrium till the pelvic side wall. तो याद रखिए parametrium is 2B and 3B, vagina is 2A and 3A। तो ये मैं आपको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं ये स्टेजिंग के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि सीए सर्विस की स्टेजिंग 2.5 बड़े पेजेस में दी गई है आपकी किताबों में, और उसका पूरा जो निष्कर्ष है वो मैं आपको आधे पेज में दे रहा हूं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। वो जितनी बार पढ़ोगे आपको बहुत बुरी तरह से रटनी पड़ेगी, पर ये समझ जाओगे तो आप इसे रिकॉल भी कर पाओगे, और सीए सर्विस काफी कॉमन कैंसर है। तो ये रेड ग्रोथ इज द पैरामेट्रियल ग्रोथ, 2B is a parametrium involved and 3B is parametrium involved till the pelvic side wall।
अब ये जो पेल्विक साइड वॉल तक ग्रोथ चली जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो यूरेटर है, यूरेटर आ रहा है यहां पे, लैटरल टू मीडियल होता है यूरेटर, ऐसे यूरेटर आ रहा है और ये यूरेटर आके इस पैरामीटर में जकड़ जाता है। ये पैरामीटर में कोई भी फ्री एरिया नहीं है, फ्रॉम द यूट्रस टिल द पेल्विक साइड वॉल कोई भी फ्री एरिया नहीं है। तो ये यूरेटर आता है, इसमें आके कंप्रेस हो जाता है पैरामीटर में और उसकी वजह से किडनी को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। सो 3B वो स्टेज है जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द किडनी सीन। ये भी आपका एमसीक्यू है। ये भी याद रखिए कि इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेज, इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेज जो मैंने आपको पहले भी बताया, विथ विच वुमेन इन इंडिया प्रेजेंट इन द ओपीडी। तो ये वो स्टेज है जिसमें औरतें हमारी सारी सिम्टम्स निगलेक्ट करके बैठी रहती हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है और उनको पोस्टकॉइल ब्लीडिंग होता है, वेट लॉस होता है, उसकी चिंता नहीं करती। पर जब ये पेल्विक साइड वॉल तक ग्रोथ आ जाती है तो हड्डियों में ग्रोथ इन्वॉल्व हो गई है और हड्डियों का दर्द कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तब पेशेंट 3B का स्टेज लेके आपके पास ओपीडी में आता है। और 3C क्या है वो यहाँ पे दिखाना मुश्किल है। पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट वो आप इमेजिंग से पता करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। 4A इज ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट एंड 4B इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस। याद रखिए कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं CA सर्विक्स में। तो ये है CA सर्विक्स की स्टेजिंग। तो याद रखिए जो CA सर्विक्स जब यूट्रस में स्प्रेड करता है तो स्टेजिंग में कोई बदलाव नहीं आता है। हाँ, CA एंडोमेट्रियम अगर सर्विक्स में जाता है तो वो स्टेज 2 हो जाता है। तो ये एक फर्क है जो आपका एमसीक्यू बनता है कई बार। अब CA सर्विक्स की स्टेजिंग हम समझ गए हैं। अब देखते हैं कि लिम्फ नोड्स कौन से हैं जिसके बारे में बात कर रहा था। तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर CA सर्विक्स का जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट कॉमनली होते हैं एक्सटर्नल इलियाक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और होते हैं ऑब्टूरेटर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो ये कॉमन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सर्विक्स में। सर्विक्स को ड्रेन करने का एरिया एक्सटर्नल इलियाक और ऑब्टूरेटर होता है, तो इसलिए इन दोनों को बोला जाता है सेंटिनल लिम्फ नोड्स फॉर द सर्विक्स। अब इसमें याद रखिए एक्सटर्नल इलियाक इज मोर कॉमन देन ऑब्टूरेटर। क्लासिकली पहले हम ऑब्टूरेटर पढ़ाते थे, पर अब काफी सारी बुक्स में एक्सटर्नल इलियाक मोर कॉमन देन ऑब्टूरेटर बताया जाने लग गया है। अब ट्रीटमेंट ऑफ CA सर्विस क्या है? स्टेज 1 to 2A1 हम कर सकते हैं एक रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। रेडिकल हिस्टेरेक्टमी 5 टाइप की होती है और मोस्ट कॉमनली इंडिया में हम लोग टाइप 2 रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, आप जिसको वर्धाइम हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, जिसके साथ हम लोग लिम्फेडिनेक्टमी भी करते हैं हिस्टेरेक्टमी के साथ। पर कई सारे देशों में मीग्स जो टाइप 3 रेडिकल हिस्टेरेक्टमी है वो की जाती है। अब आफ्टर मतलब मोर देन इक्वल टू स्टेज 2A2 2A1 तक ये ट्रीटमेंट ठीक है। अब 2A2 मैंने आपको बताया था कि जब 2A2 होता है तो सर्विक्स की ग्रोथ मोर देन 4 सेंटीमीटर होती है और अपर वजाना इन्वॉल्व होती है। तो मोर देन 4 सेंटीमीटर है और अपर वजाना इन्वॉल्व है तो आप सर्जिकल क्लियरेंस कर ही नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसलिए अब सर्जरी नहीं करना है। ये मत सोचिए कि सर्जरी के साथ कुछ और करेंगे। अब हम सर्जरी नहीं करेंगे, हम इस पेशेंट को कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी देंगे। तो उसे हम बोलते हैं कीमो रेडिएशन। कीमोथेरेपी और रेडिएशन अगर साथ में दें तो वो है ट्रीटमेंट स्टेज 2A2 के बाद। सो 2A2 एंड बियॉन्ड वी गो एंड गिव कीमो रेडिएशन। तो कीमोथेरेपी अगर देखें तो सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी होती है, ये भी क्वेश्चन आया था। रेडियोथेरेपी हम लोग जो ओवॉइड्स लगाते हैं वेजाना में और एक टैंडम रॉड डालते हैं सर्विक्स के अंदर, जिससे हम लोग रेडिएशन सोर्स रखते हैं, जिसकी वजह से हम इस पेशेंट को रेडिएशन दे सकते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी, टेलीथेरेपी तरीके हैं देने के, बट मोस्टली हम लोग ब्रैकीथेरेपी से देते हैं ट्रीटमेंट फॉर CA सर्विक्स। चलिए, तो ये जो हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ CA सर्विक्स कर रहे हैं, याद करिए कि मोस्ट कॉमन स्टेज कौन सी है प्रेजेंटेशन की? 3B। तो आपसे पूछा गया था नीट एग्जाम में, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 3B? देख के बताइए। आफ्टर एंड इक्वल टू स्टेज 2A2 यू डू कीमो रेडिएशन। सो 3B का ट्रीटमेंट इज कीमो रेडिएशन। ऑलराइट।